हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। वेरी गुड जितेंद्र प्रजापति, इनाबाद, मोनिका वेरी गुड, चंदन वेरी गुड, संजय वेरी गुड। स्टार्ट करते हैं। देखो, क्लोज टेस्ट के जो 10 स्टेप्स हमने पढ़े थे, जो मैंने आपको बेसिक्स बताए थे कि हमें क्लोज टेस्ट को कैसे अप्रोच करना है, हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन को हमें किस नजरिए से देखना है, कैसे उसके राइट आंसर पे जाना है और कैसे गलत आंसर से, गलत ऑप्शन से हमें बचना है। ठीक है, वो सारे स्टेप्स हमने क्लास में डिस्कस किए थे। बैकवर्ड रीडिंग, फॉरवर्ड रीडिंग, वोकैबुलरी, कॉलोकेशंस, ग्रामर, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पैरेलल कंस्ट्रक्शन, जो डिफरेंट कैटेगरीज है, एवरीथिंग हमने क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। अब उनको कैसे अप्लाई, अब हम एक क्लोज टेस्ट लेंगे और उसी क्लोज टेस्ट को पूरा सॉल्व करेंगे। जैसे बच्चे बोल रहे थे मैम पूरा सॉल्व कराओ, मैं पूरा भी सॉल्व कराऊंगी, क्योंकि पहले आपको बेसिक्स आने जरूरी थे, अब बेसिक्स आ गए हैं, अब हम पूरा क्लोज टेस्ट भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये क्लोज टेस्ट आपकी स्क्रीन पे है, आपको इसको सॉल्व करना है। जो भी आंसर्स है, चाहे कैसा भी, आपको कमेंट करके बताना है कि मैम ये आंसर आ रहा है मेरा। दूसरा, जो अप्रोच मैंने बताई थी कॉलोकेशंस की, फॉरवर्ड रीडिंग की, वो सारी अप्रोच आपको माइंड में रखनी है और फिर सोचना है कि राइट आंसर क्या होगा। जब आप इस तरह से सोचेंगे तो आपके 5 आउट ऑफ 5 सही होने लग जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आपको जो मैंने स्टेप समझाए हैं ना, वो आपको माइंड में रखने हैं पूरा टाइम और अपने विजन को उसी तरह से लेकर चलना है। पहले क्वेश्चन को देखते कि क्या आंसर, क्या इसमें ग्रामर से रिलेटेड है क्या। फर्स्ट ऑप्शन है, तो चारों ऑप्शंस है वो प्रोनाउन के हैं, तो क्या प्रोनाउन से रिलेटेड कोई एरर है। गॉट माय पॉइंट। देखो, हमने प्रोनाउन भी पढ़ा है, नाउन भी पढ़ा है, ग्रामर हमने सारी पढ़ी है, राइट। अब यहाँ पर जब चारों ही ऑप्शन ग्रामर के आ रहे हैं तो ग्रामर से रिलेटेड भी एरर होगी। तो ऐसे अपने माइंड को ऐसे तैयार करना है कि कैसा भी क्वेश्चन आए, आपके पास में सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, बस उनको अप्लाई करना है। द एंड्योरेंस, चलो एक बार आप खुद पढ़ लो, फिर मैं इसको पूरा पढ़ाऊंगी। आप एक बार खुद पढ़ के जो भी आपसे, जो भी आंसर आपके आ रहे हैं एक साथ, काजल किरण एक साथ बच्चे, फर्स्ट में ये आएगा, सेकंड में ये आएगा, क्यों आएगा वो भी साथ में। और अच्छे से देखो धीरज गौतम, और अच्छे से देखो बच्चे।
वेरी गुड धीरज गौतम। एक बार अभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, जितना आपको समझ में आ रहा है ना उसके अकॉर्डिंग जो भी बेस्ट आंसर आपको लग रहा है आप एक बार खुद से उसको सॉल्व करेंगे। बताओ मुकेश पुनिया कौन सा है तुम्हारा कमेंट। स्टार्ट करें। देखो सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट एंड्योरेंस का मतलब होता है सुनील मौर्य जो किसी चीज को बेयर करना, सहन करना, ठीक है, एंड्योर करना। एंड्योर का सिनोनिम हो जाता है बेयर, PEAR, बेयर।
कोई भी जो डिफिकल्ट टाइम है उसको निकाल देना, ठीक है। अब देखो, द एंड्योरेंस ऑफ द क्राउड्स लाइनिंग द कोरोनेशन रूट वॉज मोस्ट कॉमेंडेबल। कॉमेंडेबल मतलब जिसकी प्रशंसा की जा सके, जो प्रशंसनीय हो, कि जो कोरोनेशन रूट था, ठीक है, कोरोनेशन रूट में जो क्राउड, जैसे कि जो ब्रिटिश कोरोनेशन जो सेरेमनी है, ठीक है, ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है? ब्रिटिश कोरोनेशन सेरेमनी को डिस्क्राइब कर रहा है कि जो भी रास्ते में, जो सेरेमनी के रूट पे जो भी क्राउड इकट्ठा हुआ था वो बहुत ही शांत था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं कर रहा था, ठीक है, कोई कंप्लेन नहीं कर रहा था, बहुत शांति से उस सेरेमनी को देख रहा था। सोक्ड, चिल्ड एंड स्लीपलेस, fill in the blank, remained wonderfully good tempered, and when the procession finally fill in the blank, they cheered wholeheartedly। अब देखो यहाँ बोल रहा है ये soaked, यहाँ सोक, वैसे हम देखें सोक का मतलब होता है भीगा होना, ठीक है, चिल्ड और स्लीपलेस, ये उस क्राउड के लिए बोला गया, भीगने के सेंस में नहीं है, ठीक है, मतलब उस पूरे माहौल में वो डूबा हुआ है, ठीक है। मैम सर ने बोला था कि जीत, हाँ बिल्कुल जीत सैन इस बार सिलेक्शन लेगा, सही हुआ, अब सही बात है, बिल्कुल नीरज, यहाँ फोकस करेंगे अब। तो सोक्ड, चिल्ड एंड स्लीपलेस, रिमेन्ड वंडरफुली, यहाँ ज्यादातर बच्चों ने इट आंसर किया है, उनको समझना है, इट नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? देखो यहाँ हमें सब्जेक्ट चाहिए, और सब्जेक्ट क्या होता है स्टूडेंट? सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, राइट। यहाँ पर चारों ऑप्शंस प्रोनाउन के गिवन है। अब आपको यहाँ पर ये चीज सोचनी थी कि एक्चुअल में किसके बारे में बात हो रही है, बात किसकी हो रही है? क्राउड्स की बात हो रही है। ये सॉफ्ट, चिल्ड और स्लीपलेस किसके बारे में बात हो रही है? क्राउड की हो रही है, और क्राउड्स क्या है? प्लूरल है, ठीक है। अब ही और इट तो नहीं आएगा, इट कब आता है? इट तो एक न्यूट्रल जेंडर है। कैसा जेंडर है? न्यूट्रल, जो थिंग्स के लिए यूज करते हैं, लाइफलेस चीजों के लिए यूज करते हैं, तो वो तो नहीं है यहाँ, ठीक है। ही क्या है? ही है मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर है, और यहाँ पर क्राउड्स है, तो मैस्कुलिन है या फेमिनिन? पहली बात यहाँ कोई क्लियर नहीं है, क्राउड तो क्राउड होता है। दूसरी बात यहाँ प्लूरल है, और ही जो होता है वो क्या होता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर। क्या होता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर, राइट। अब आप सोचोगे कि मैम ए में वी आया है और बी में दे आया है, दोनों ही प्लूरल है। बिल्कुल सही है मेरे बच्चे, दोनों ही प्लूरल है, वी भी प्लूरल है और दे भी प्लूरल है। वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल है और दे थर्ड पर्सन प्लूरल है। तो अब हमें कैसे पता चले कि हमें वी लेना है या दे लेना है? कैसे पता चले? देखो, जब भी हम वी बोलते हैं, हम वी, तो स्पीकर अपने आप को उस बात में इंक्लूड करता है। क्लियर? जैसे मैं बोलूं वी आर इंडियंस, वी आर इंडियंस मीन्स मैं भी इंडियन हूं, आप भी इंडियन हो, और हम सब क्या हैं? इंडियंस हैं। क्लियर? लेकिन अगर मैं इंडियन नहीं और मैं किसी दूसरे ग्रुप लोगों को, 5-10 लोगों को बोलूं दे आर इंडियंस, इट मीन्स मैं इंडियन नहीं हूं, वो लोग इंडियंस हैं। अगर यहां पर पैसेज को लिखने वाला राइटर इस पूरे पैसेज में जो ये क्राउड की बात कर रहा है, इस क्राउड में वो खुद को इंक्लूड करता, अगर वो खुद को इन्वॉल्व करता कि हाँ मैं भी उस क्राउड का हिस्सा था, मैं भी उस क्राउड में था, तो हम वी लेते। राइट और रॉन्ग? सही बात है ना। लेकिन उसने क्या बोला है? वो बाहर से इस पूरी सिचुएशन को देख रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, बता रहा है ब्रिटिश कोरोनेशन सेरेमनी को, वो खुद उसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा? दे। क्या यूज करना होगा? दे। क्लियर है? सो राइट आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? दे। क्लियर हुआ सभी को? फर्स्ट में कोई डाउट है तो बोलो। सेकंड, When the procession finally, प्रोसेशन क्या होता है? एक जैसे फुनरल प्रोसेशन होता है, एक शोभा यात्रा, जुलूस, जिसमें बहुत सारे व्हीकल्स, लोग एक लाइन में किसी चीज में चलते रहते हैं। जैसे इंडिया में भी कोई जैसे अलग अलग तरह की यात्राएं निकलती रहती हैं, उसको क्या बोलते हैं? प्रोसेशन।
तो वैसे ही वहां पर कोरोनेशन जो सेरेमनी थी, वो कोरोनेशन सेरेमनी में जो प्रोसेशन है, ठीक है, जैसे बहुत सारे लोग हैं वो गलियों में वेट कर रहे थे कि जैसे हम भी कई बार जो बचपन में जैसे शोभा यात्रा निकलती थी, जैसे रामलीला होती है, तो जब वो जाते हैं उसके लिए रावण को जलाने के लिए, तो गलियों में लोग पहले ही इकट्ठा हो जाते हैं कि हाँ अब ये यात्रा यहाँ से जाएगी, ठीक है, अब ये यात्रा यहाँ से अब वहां तक पहुंच गई है, फिर उसकी आवाज आने लग जाती है, लास्ट वो हमारे पास आने वाली होती है, तो हम पहले ही दरवाजों पर, छतों पर, गली में खड़े हो जाते हैं, राइट। तो यहां पर बोला है कि जब वो प्रोसेशन वहां आया, ठीक है, प्रोसेशन के आने की बात हो रही है, प्रोसेशन दिखाई देने की बात हो रही है, क्लियर। तो प्रोसेशन के दिखाई देने की बात के केस में यहां देखो, अब बोल रहा है प्रोसेशन फाइनली फिनिश्ड, प्रोसेशन फिनिश हो गया, और फिर जो है वो क्राउड चीयर कैसे करेगा, वो तो बिल्कुल ही इररेलेवेंट है, फिनिश बिल्कुल इररेलेवेंट हो गया। फिर बोल रहा है प्रोसेशन फाइनली ज्वाइंड, प्रोसेशन किसी को ज्वाइन नहीं करेगा, प्रोसेशन किसी को ज्वाइन करेगा क्या, नहीं करेगा, ये भी नहीं होगा। एंटर्ड में आप कंफ्यूज हो सकते थे कि प्रोसेशन ने एंटर किया, अब एंटर कोई जगह नहीं है जहां पर ये एंटर करे, कहीं कोई बिल्डिंग, कोई रूम में एंटर करे, ऐसा नहीं है। यहां सही आंसर होगा अपीयर्ड। अपीयर्ड का मतलब अपीयर होना, दिखाई देना, नजरों में आना, क्लियर है। किसी घटना का शुरू होना, स्टार्टिंग होना, ठीक है, किसी चीज का दिखाई देना, नजरों में आना, अब स्टार्ट को उधर दिखाई दे देना। क्लियर हो गया। नेक्स्ट थर्ड बहुत ही अच्छा और ट्रिकी सा क्वेश्चन है, और मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट सिखाया है और उस कॉन्सेप्ट से एक भी बच्चे का थर्ड क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। चीयर्ड का मतलब होता है सुनील मौर्य, जैसे जब हम लाउडली किसी चीज को बहुत खुशी से बोलते हैं, चीयर अप होके बोलते हैं, जैसे खुशी से हम कोई चीज बोलते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स में जो गेम चल रहे होते हैं तो भीड़ होती है, वो प्रशंसा में, खुशी में, सपोर्ट में चिल्लाती है, ठीक है, उसको चीयर्ड बोलते हैं। जैसे हम मैच चल रहा होता है तो हम मैच में बहुत खुशी से बोलते हैं कि हाँ बस ये छक्का लग ही जाना चाहिए, अब वाह ग्रेट, क्या, तो वो जो है वो क्या है, चीयर्ड है। सभी को राइट आंसर के साथ में जो मैंने कॉन्सेप्ट करवाया था फॉरवर्ड बैकवर्ड रीडिंग का, और उस कॉन्सेप्ट से आप यहां देखोगे कि उस कॉन्सेप्ट की वजह से यहां हमें तीसरे नंबर क्वेश्चन में फ्री के मार्क्स मिल रहे हैं, हमें विजन मिल रहा है राइट आंसर तक जाने का। बहुत ही अच्छा तरीका। फॉरवर्ड गलत लिखा है गणेश, FORWARD, फॉरवर्ड तो प्रीफिक्स का सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो द ग्रेट मैरिट ऑफ जो ग्रेट मैरिट है किसकी, क्राउड, कौन सा क्राउड, एशियन क्राउड, कौन सा क्राउड है यहां। मैरिट का मतलब होता है कोई क्वालिटी, अच्छा कोई फीचर, कोई क्वालिटी की बात करते हैं तो उसके लिए मैरिट आता है। तो ग्रेट मैरिट ऑफ फिलिंग द ब्लैंक क्राउड इज दैट इट्स मेंबर्स इंडिविजुअल, इट्स मेंबर्स रिमेन इंडिविजुअल, ठीक है। अब यहां देखो, क्या इस पूरे पैराग्राफ में इंडिया या इंडियंस की कहीं बात हुई है, नहीं। क्या फ्रेंच की बात हुई है, नहीं। क्या एशियन की बात हुई है, नहीं। पहली लाइन से आप पढ़ोगे तो आपको जहां तक हो सकता है नहीं समझ में आए, लेकिन अगर आप फॉरवर्ड पढ़ोगे, फॉरवर्ड रीडिंग में देखो, इट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रिटिश कल्चर दैट ब्रिटिश पीपल कैन कलेक्ट इन क्राउड्स। तो
यहां से हमें ये हिंट मिल चुका है कि पैसेज में किसकी बात हो रही है, ब्रिटिश लोगों की बात हो रही है, ब्रिटिश कोरोनेशन सेरेमनी की बात हो रही है। तो यहां पर जो क्राउड है वो भी क्या होगा, ब्रिटिश होगा। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रिटिश। क्लियर, मजा आया? हाँ, अब जो मैंने कॉन्सेप्ट्स कराए हैं ना, उन कॉन्सेप्ट से आप फटाफट आंसर कर दोगे इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह। एक बार आप वो कॉन्सेप्ट्स अच्छे से सीख जाओगे, अपने माइंड में सारे कॉन्सेप्ट्स रखोगे, तो अपने आप आंसर आने लगेंगे। जैसे पहले वाला देखो, ग्रामेटिकली रॉन्ग था, ग्रामेटिकली रॉन्ग, ठीक है। दूसरे वाला वोकैबुलरी बेस्ड था, तीसरा फॉरवर्ड रीडिंग है, फोर्थ देखो, फोर्थ क्या होगा, विकास बर्मन, खुर्शीद, धीरज, नीरज, गौतम और महेंद्र यादव, बादल कुमार। बच्चे एक बार ध्यान से देखो, आप ये कैसे बोल सकते हो, आपने आंसर किया है ओनली, आप आंसर कर रहे हो ओनली। आप ये कैसे बोल सकते हो कि सिर्फ एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स है? ओनली का मतलब तो ये हुआ ना, बस एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स है वही, और तो कोई कैरेक्टरिस्टिक्स है ही नहीं। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है गुण, क्या बोलते हैं उसको, गुण। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, गुण। यहां पर मेरिट की बात की, यहां देखो उसी का दूसरा नाम है ये। तो पहले भी एक बात हो चुकी है, दूसरे बार बात कर रहे हैं, तो ओनली कैसे आएगा, ओनली नहीं आ सकता। मोर ओवर जो है, मोर ओवर जब हम किसी भी चीज के बारे में पहले कोई चीज बताए, फिर उसके बारे में हम और आगे एडिशनल इंफॉर्मेशन देना चाहे, तो उसके लिए मोर ओवर आता है। जैसे कि वो आर्टिस्ट है, वो राइटर भी है, मतलब और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना चाहे तो मोर ओवर लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। देयरफॉर यूज होता है कंक्लूजन में, जब हम किसी पैराग्राफ में उसको कंक्लूड करते हैं। पहले हमने 5, 7, 10, 15 लाइंस बोल दी, फिर उसके बाद में लास्ट में हम उसको कंक्लूड कर रहे हैं, तो कंक्लूजन तो यहाँ है ही नहीं। इट इज देयरफॉर कैरेक्टरिस्टिक्स। देयरफॉर तो मतलब हुआ कि यहाँ कोई सेंटेंस दिया गया और उसकी वजह से ऐसा लास्ट में ऐसा हुआ, नहीं, ऐसा भी नहीं है। राइट आंसर होगा परहैप्स। क्या होगा, परहैप्स। परहैप्स मतलब शायद। ये क्या है, शायद ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, किसका, ब्रिटिश लोगों का, ठीक है। इट इज परहैप्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्रिटिश कल्चर, ये शायद ब्रिटिश कल्चर का कैरेक्टरिस्टिक है, दैट ब्रिटिश पीपल, कि ब्रिटिश पीपल कैन कलेक्ट इन क्राउड्स। ब्रिटिश पीपल क्राउड्स में इकट्ठा तो हो जाते हैं। समझ में आया? देखो यहां पर सेंटेंस को देखो, द ग्रेट मेरिट ऑफ ब्रिटिश क्राउड इज दैट इट्स मेंबर रिमेन इंडिविजुअल। इसका मतलब है कि ब्रिटिश क्राउड में जो लोग इकट्ठे होते हैं, उसमें जो भी लोग हैं 100, 200, 500, वो अपने आप में इंडिविजुअल भी होते हैं, यानी कि उनके अपने इंडिविजुअल कुछ थॉट्स होते हैं, ठीक है। लेकिन वो उस थॉट की वजह से अग्रेसिव हो जाए, लड़ने लग जाए, तोड़ फोड़ करने लग जाए, ऐसा वो नहीं करते हैं, ठीक है। ये बोलना चाहता है, इट इज परहैप्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रिटिश कल्चर दैट ब्रिटिश पीपल कैन कलेक्ट इन क्राउड्स। वो क्राउड्स में इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन वो अपने जो उनके मन में जो विचार हैं वो अपने इंडिविजुअल भी रहेंगे, लेकिन वो अग्रेसिव होकर लड़ने झगड़ने और वो सब नहीं करेंगे, ठीक है। फिलिंग द ब्लैंक, डू नॉट टर्न इनटू मॉब। अब देखो व्हाट आ नहीं सकता, क्योंकि व्हाट तब आता है जब कोई एंटीसीडेंट नहीं हो, यहाँ एंटीसीडेंट है। दूसरा हुम जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है, यहाँ ऑब्जेक्टिव केस नहीं, यहाँ पर सब्जेक्टिव केस की रिक्वायरमेंट है, हुम भी नहीं आएगा। फिर बचता है हु और विच। यहाँ हमें क्राउड की बात हुई है, किसकी बात हो रही है, क्राउड्स की, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, विच। क्लियर? जो कि
ब्रिटिश पीपल कैन कलेक्ट इन क्राउड्स विच डू नॉट टर्न इनटू मॉब्स। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। इसमें 5 में से 5 किसके सही थे? जिस भी बच्चे के 4 सही है बहुत अच्छा स्कोर है उसका, बहुत ही अच्छा। और जिसके 3 सही हैं वो भी बहुत इंप्रूव कर रहा है, बहुत जल्दी कर लेगा। व्हाट के केस में प्रोनाउन में मैंने सुनील मौर्य बताया था एंटीसीडेंट नहीं होता है। व्हाट के पहले कभी एंटीसीडेंट हम यूज नहीं कर सकते हैं, और यहां एंटीसीडेंट है क्राउड्स। ये रिलेटिव प्रोनाउन में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था सुनील। विकास, इसमें देखो वैसे हु को भी हम कंसीडर कर सकते थे, बट क्राउड्स है ना, अलग अलग लोग, भीड़ की बात हो रही है, इसलिए हम विच को इंपॉर्टेंस देंगे। अगर पर्सन के लिए लेते तो हम हु भी ले सकते थे। रैप्टर एक तरीके का बर्ड होता है, एक बर्ड। जो दूसरे क्रिएचर्स को फूड के लिए मार के खाता है। वेरी गुड विपुल, बहुत अच्छा स्कोर है, 4 क्वेश्चन सही होना। किरण शर्मा, तुम थोड़ी जल्दी करती हो बच्चे, अच्छे से देख के करो, ऐसे जल्दीबाजी में गलत करती हो तुम बहुत ज्यादा। एक एनिमल जो दूसरे एनिमल को खाता है उसको बोलते हैं प्रीडेटर। ठीक, वेरी गुड किरण, पर ये वाला गलत है बच्चा आपका 7th। BUILD बिल्ड वर्ब फर्स्ट है, BUILT और BUILT ये सेकेंड और थर्ड फॉर्म है। तो नीरज गौतम, हैव प्लस वर्ब फर्स्ट कैसे आएगा? ये हमने कल ही डिस्कस किया था एक्सेलरेटेड वाले में। मास माइग्रेशन वाला जो मैंने कल क्लोज टेस्ट करवाया था उसमें मैंने ये चीज बताई थी ना कि हैज हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज हैव के साथ में क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, वर्ब थर्ड फॉर्म। तो BUILD ये वर्ब फर्स्ट है, BUILT सेकंड और थर्ड दोनों यही है। वेरी गुड रूपम कुमार के पांचों आंसर सही है। वेरी गुड रूपम, वेरी गुड। अब स्टार्ट करते हैं। देखो
A raptor's day begins soon after dawn. Dawn मतलब dawn भी हमने शायद कल या परसों क्लास में किया था, मैंने आपको बताया था। dawn का मतलब जो वो आंटी वाला पैसेज था, याद हो तो। dawn मतलब क्या होता है? दिन की शुरुआत, ठीक है, शुरुआत, दिन की शुरुआत के लिए डॉन आता है। और वैसे किसी भी चीज की शुरुआत है, सिविलाइजेशन की शुरुआत है, उसके लिए भी डॉन ऑफ सिविलाइजेशन आता है। और डॉन को अगर हम स्पेसिफिक बात करना चाहें तो एट डॉन आता है, ठीक है। पर यहां बोल रहा है कि रैप्टर्स डे बिगिन सून आफ्टर डॉन। रैप्टर्स का दिन शुरू होता है किसके जस्ट डॉन के जस्ट बाद, आफ्टर डॉन, राइट। दे, ठीक है, they filling the blank their wings for a quick warm up and are ready for the hunt. अगर आप में से कुछ बच्चों ने टेंस की क्लास पढ़ी हो तो मैंने टेंस में प्रेजेंट सिंपल टेंस में एक एग्जाम्पल करवाती हूं मैं। बर्ड्स फ्लाई फ्लैपिंग देयर विंग्स। बर्ड्स उड़ते हैं, फ्लाई करते हैं, कैसे? अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए, राइट। यानी कि ये कौन सा टेंस हुआ? कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट सिंपल। यूनिवर्सल ट्रूथ है, जनरल ट्रूथ है, तो किस में आएगा? सिंपल प्रेजेंट, राइट। अब यहां आपको वो जो सेंटेंस अगर किसी भी बच्चे ने पढ़ा होगा तो उसको वहां से ये चीज अच्छे से क्लिक हुई होगी कि आगे क्या आया है? विंग्स आया है। क्या आया है? विंग्स। देयर विंग्स, वो अपने विंग्स को फड़फड़ाते, फ्लैप करते हुए, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये कोलोकेशन है, फ्लैप देयर विंग्स। क्लियर? फ्ली का मतलब होता है किसी जगह से भाग जाना। तो दे फ्ली देयर विंग्स, वो अपने विंग्स को फ्ली करें, ऐसा नहीं होगा। फ्लो मतलब किसी चीज का बहाव, जैसे पानी का बहाव, कोई भी चीज का फ्लो है, वो फ्लो हो गया, ठीक है। फ्लिंग मतलब किसी चीज के लिए हाथ आगे बढ़ाते हुए किसी चीज को बताना, रोकना, फ्लिंग है, तो ये भी नहीं होगा। राइट आंसर क्या होगा? फ्लैप। फ्लैप आया है, ये किस चीज पे बेस्ड है? कोलोकेशन। किस पे बेस्ड है? कोलोकेशन पे। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन भी, 7th क्वेश्चन भी कितने बच्चों ने गलत भेजा हुआ है? बहुत सारे बच्चों ने। नेचर फिलिंग द ब्लैंक दीज बर्ड्स सो वेल दैट दे डू नॉट हंट एवरी डे। नेचर ने बनाया है इन बर्ड्स को इतना अच्छे तरीके से कि वो, उनको जरूरत नहीं होती है कि वो एवरी डे हंट करे, एवरीडे वो शिकार करे, ऐसी उनको जरूरत नहीं होती है। वो एक दिन शिकार करने के बाद में भी कई टाइम तक सरवाइव कर लेते हैं, ठीक है। तो नेचर ने उनको बनाया है। तो यहां देखो, नेचर कैसा सब्जेक्ट है स्टूडेंट? सिंगुलर सब्जेक्ट है। नेचर कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो इसके बाद में यहां पर सिंगुलर वर्ब आने चाहिए। कैसी वर्ब आनी चाहिए? सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। हैव तो नहीं आएगा, हैव नहीं आएगा। फिर देखो यहां हैज है दोनों में, यहां है बिल्ट जो क्या है वर्ब थर्ड, ये है बिल्ट जो है वर्ब फर्स्ट, राइट। हैज के साथ में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा क्या आता है? हैज प्लस वर्ब थर्ड। सो राइट आंसर हो जाएगा बी, और बाकी सारे क्या हो जाएंगे? ग्रामेटिकली रॉन्ग, ग्रामेटिकली रॉन्ग। क्लियर है स्टूडेंट्स? बाय फिलिंग द ब्लैंक अ गुड किल ऑन अ पर्टिकुलर डे। एक पर्टिकुलर डे के अंदर, बाय filling the blank a good kill on a particular day, the larger raptor can go without hunting for 2 or 3 weeks. एक दिन अगर वो अच्छा किल कर लेते हैं, किसी को खा लेते हैं, तो फिर उसके बाद में 2-3 वीक्स तक, जैसे हमारे यहाँ पर कैमल के लिए बोलते हैं कि वो 30 दिनों तक बिना पानी पिए रह जाता है ना, वैसे ही ये रैप्टर के लिए बोल रहा है कि अगर एक दिन अच्छे से खा लिया तो 2-3 वीक्स तक ये सरवाइव कर जाता है बिना खाए, बिना किसी शिकार के, राइट। तो बाय
यहां पर भी कोलोकेशन है। मेक अ गुड किल होता है, बाय हैविंग अ गुड किल नहीं होता है, डूइंग अ गुड किल नहीं होता है, टेकिंग अ गुड किल नहीं होता है, क्या होता है? मेक अ गुड किंग, बाय मेकिंग, क्योंकि बाय के बाद में हम यूज करते हैं जेरेंट। क्यों? क्योंकि बाय क्या है? प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद में क्या आता है? जेरेंट आता है। तो बाय मेकिंग, वेरी गुड अनुराधा, बाय मेकिंग अ गुड किल, एक दिन अच्छे से, पर्टिकुलर डे में अच्छे से किस किल किया। द लार्जर रैप्टर कैन गो विदाउट हंटिंग, बिना शिकार के रह सकता है 2 और 3 वीक्स। अब देखो 2 और 3 वीक्स क्या है स्टूडेंट्स? पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या यूज करेंगे? कितने दिनों के लिए क्या आएगा? वेरी गुड बादल, अनुराधा, नीरज, वेरी गुड। क्या आएगा? सोचना ही नहीं है, 4। सिंस आता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, इन जो उस टाइम के लिए, टाइम के अंदर है, फ्रॉम जहां से कोई टाइम शुरू हो रहा है, जबकि ये बोल रहा है वो 2-3 वीक्स तक, वीक्स के लिए रह सकता है। तो सिंपली क्या आएगा? 4। वेरी गुड दिव्या कासवान, वेरी गुड। लास्ट, These predators can do without regular meals. Predator क्या होते हैं? जो एक पक्षी दूसरे बर्ड, दूसरे एनिमल को खाता है। ये प्रीडेटर रेगुलर मील्स के बिना रह सकते हैं। जैसे हमारे राजस्थान में कैमल लगातार पानी पिए बिना रह सकता है। विकास बर्मन, कोलोकेशन, कल और परसों वाली क्लास अटेंड नहीं की थी क्या विकास? कल और परसों वाली क्लास अटेंड नहीं की। कोलोकेशन होता है ऐसे 2 वर्ड्स जिनको साथ में यूज किया जाता है। अब देखो हम भी क्या बोलते हैं कि कैमल बिना पानी पिए हुए भी 30 दिनों तक सरवाइव कर सकता है, यानी कि 30 दिनों तक उसको कोई दिक्कत नहीं होती है अगर वो पानी नहीं पिए तो। वैसे ही ये बोल रहा है कि ये जो प्रीडेटर्स हैं ये बिना रेगुलर मील्स के रह सकते हैं। दिस हेल्प देम टू इफ देयर इज बैड वेदर और लैक ऑफ फूड। इसका मतलब समझेंगे। इसका मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हम हैं, अगर बहुत ज़्यादा वेदर खराब हो गया, हमें पानी नहीं मिला, खाने को नहीं मिला, तो हम कितने दिनों तक रह सकते हैं? ज़्यादा दिन नहीं रह सकते हैं, ठीक है। अगर फूड नहीं हो तो लोग भूख से मर जाएंगे, प्यास से मर जाएंगे। लेकिन इन प्रीडेटर्स के पास में इनको रेगुलर मील्स की जरूरत नहीं होती है। तो अगर वेदर खराब है जिसकी वजह से ये उड़ नहीं पा रहे हैं, उड़ के अब कोई एनिमल का शिकार नहीं कर पा रहे हैं, या फूड की कोई कमी हो गई है, तो भी ये क्या कर सकते हैं? उस कंडीशन में भी ये जिंदा रह सकते हैं, ये सरवाइव कर सकते हैं। राइट, सो राइट आंसर क्या होगा? सरवाइव। सपोर्ट करना इररेलेवेंट है, सैचुरेट इररेलेवेंट है, सेटिस्फाइड, दिस हेल्प देम टू सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड होता है किसी चीज से संतुष्ट हो जाना, तो संतुष्ट होने की भी यहाँ पर कोई भी बात नहीं हुई है। अब आप बताओ, हाँ यहां तक किसी को कोई डाउट? वेरी गुड, 4 तो 4 सही है, तो कोई बहुत अच्छा स्कोर है 4। हाँ आप ऐसे ही कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहेंगे तो 5 भी सही होने लग जाएंगे। जिनके 3 भी सही हो रहे हैं वो भी सही है, क्योंकि इनिशियल लेवल पे अभी हमने 2-3 क्लासेस ही किया है और इस लेवल पे 3 भी सही कर पा रहा है ना कोई, तो 3 भी अच्छा स्कोर है, ठीक है ना। नेक्स्ट एक और कर लेते हैं फटाफट। 3 भी अच्छा है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। मोनिका, जितेंद्र प्रजापत, हमें शुरू करना। खुर्शीद 2 में भी कोई कभी नहीं है, 2 अभी 2-3 क्लासेस ही हुई हैं, धीरे धीरे तुम अभी बुक पढ़ोगे, सारे कॉन्सेप्ट सीखोगे तो होने लग जाएंगे। हाँ
तो पैसेज पे भी डिपेंड करेगा, सही बात है, कई बार पैसेज का लेवल डिफिकल्ट होता है। सुनील मौर्य, तुम्हारे पास क्लोज टेस्ट वाली बुक है क्या? पांचों के पांचों एक साथ लिख कर भेजेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। वो बुक लेकर उसको पढ़ना स्टार्ट करो बच्चे। रूट वर्ड्स अलग है सुनील, और ये अलग है बच्चे। अशोक, एक बार और चेक करो, फर्स्ट वाला चेक करो, फोर्थ वाला चेक करो। वो तो डिपेंड करता है विपुल, कई बार लेंदी भी आता है, कई बार इजी होता है, कई बार जैसे ये 5-5 वाले करवा रही हूँ, कई बार 10 वाले भी होते हैं। वो डिपेंड करता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है टाइम। बट आपको इंग्लिश के अंदर बाकी सारी चीज़ों पे टाइम कम लगाते हुए लास्ट में कॉम्प्रिहेंशन पे थोड़ा टाइम देना चाहिए, क्योंकि उसको समझने में करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है। रूपम, एक गलत है लास्ट वाला, बाकी सारे सही है, उसको भी चेक करूं। देखो, रागी इज अ पॉपुलर एनुअल प्लांट। रागी एक पॉपुलर एनुअल प्लांट है दैट इज विद हेल्दी न्यूट्रिएंट्स। छोटे बच्चों को भी रागी खिलाते हैं, क्यों डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि रागी खिलाना चाहिए। रागी जो होता है वो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। इसमें बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, आयरन, प्रोटीन, कैल्शियम, ये सारा होता है, मिनरल्स होते हैं, ठीक है। और ये वेट बढ़ाने में, वेट नहीं बढ़ने देता है, क्योंकि इसमें सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, वो बिल्कुल ना के बराबर होते हैं, क्योंकि सैचुरेटेड फैट से ही मोटापा आता है ज्यादा, राइट। तो इनमें सैचुरेटेड फैट्स तो होते नहीं है, इसलिए इसमें मोटापा नहीं आता है, और इसमें आयरन, कैल्शियम और ये सब होता है, तो ये अच्छा रहता है हमारी बॉडी के लिए। तो यहाँ देखो, यहाँ पे फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो भी कोलोकेशन पे बेस्ड है। कुछ बच्चों ने पहले की क्लासेस नहीं लिया, उनको मैं बता दूं, कोलोकेशन होता है ऐसे दो वर्ड्स जिनको साथ में यूज किया जाता है, वो कोलोकेशंस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बोलना चाह रहा है कि रागी एक पॉपुलर एनुअल प्लांट है जिसमें बहुत सारे हेल्दी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो उस चीज से पूरा भरा हुआ होता है, हेल्दी न्यूट्रिएंट से भरा हुआ होता है। तो भरा हुआ के लिए ऐसे देखो, सप्लाइड तो नहीं होगा, कंप्लीट भी नहीं होगा, फुल और लोडेड। यहां पर आप इन दोनों में कंफ्यूज हो सकते थे कि भरा हुआ है तो फुल होना चाहिए या लोडेड। तो राइट आंसर लोडेड होगा, क्योंकि लोडेड विद एक कोलोकेशन है, लोडेड विद समथिंग। तो यहां पर क्या है, लोडेड विद हेल्दी न्यूट्रिएंट्स। क्या है, लोडेड विद हेल्दी न्यूट्रिएंट्स।
समझ में आया? देखो लोड और फुल वैसे दोनों सेम लग रहे हैं कि पूरी चीज से भरा हुआ है, रागी के अंदर हेल्दी न्यूट्रिशन भर भर के हैं, तो आपको अगर इसको समझोगे, ट्रांसलेट करोगे तो फुल भी सही लगेगा, बट राइट आंसर लोडेड आएगा। क्यों? क्योंकि ये कोलोकेशन है लोडेड विद समथिंग, राइट? तो यहां देखो रागी इज अ पॉपुलर एनुअल प्लांट दैट इज लोडेड विद हेल्दी न्यूट्रिएंट्स, उसमें हेल्दी न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है? इट इज अ गुड, अब देखो इट प्रोनाउन किसके लिए आया है? रागी के लिए। इट इज अ गुड ऑरिजिन ऑफ आयरन, गुड कोज ऑफ आयरन, गुड स्प्रिंग ऑफ आयरन या गुड सोर्स ऑफ आयरन। सिंपल है, हम ये चीज बोलते हैं, डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि भाई आप ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाओ, ये आयरन का अच्छा सोर्स है, ठीक है? ये तो आजकल हम हिंदी में भी बोलने लग गए हैं। तो यहाँ वैसे ही ये अच्छा सोर्स है, मतलब इससे हमें मिलेगा, क्या मिलेगा? प्रोटीन मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा, ठीक है? और बहुत सारे अदर मिनरल्स मिलेंगे, यानी कि ये हमें प्रोवाइड करवाएगा। अगर हम रागी खाएंगे तो हमारी बॉडी में क्या आएगा? कैल्शियम आएगा, प्रोटीन आएगा, आयरन आएगा और बहुत सारे दूसरे मिनरल्स आएंगे, ठीक है? तो सिंपली अकॉर्डिंग टू द वोकैब क्या हो जाएगा? सोर्स। नेक्स्ट, एंड अनदर मिनरल्स, एल्स मिनरल्स, फर्दर मिनरल्स और अदर मिनरल्स, ठीक है? सेंटेंस ये बोलना चाह रहा है क्या? विपुल तुम्हारे फर्स्ट 3 तो सही है, लास्ट 2 गलत है। हाँ, फुल के साथ ऑफ आता है। वेरी गुड दीपिका, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इट इज अ गुड सोर्स ऑफ आयरन, ये आयरन का, प्रोटीन का, कैल्शियम का अच्छा सोर्स है। फर्दर का मतलब होता है कि किसी चीज का सीक्वेंस आगे बढ़ाने की बात हो रही है, तो फर्दर नहीं आएगा। हाँ, ये बोलना चाह रहा है दूसरे मिनरल्स, दूसरे मिनरल्स में अनदर, एक और दूसरे नहीं है, क्या आएगा? अदर। एल्स यानी किसी इंसान, किसी चीज की बात नहीं हो रही है, क्या आएगा? अदर्स, अदर, ठीक है? इट इज ऑल्सो रिच इन फाइबर। अब देखो, रिच का मतलब एक तो हम ये समझते हैं रिच का मतलब पैसे वाला होता है, बिल्कुल होता है। रिच का एक मीनिंग यहाँ पर जो है वो क्या है कि किसी चीज की अधिकता होना, कोई चीज की एक्सेस ज्यादा में होना, उसको भी रिच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिच। रिच का मतलब यहाँ पर पैसे से नहीं है, जैसे रिच इंसान होता है उसके पास में पैसा ज्यादा होता है, लॉट ऑफ मनी होता है, ठीक है? क्लियर है? लेकिन अगर किसी चीज के अंदर सप्लाई बहुत ज्यादा होता है तो भी वो रिच होता है। जैसे हम बोलते हैं ऑरेंजेस आर रिच इन विटामिन सी, बोलते हैं ना, ऑरेंजेस आर रिच इन विटामिन सी। अब एक चीज ध्यान रखेंगे, रिच के बाद में इन आता है इस कॉन्टेक्स्ट में, इस कॉन्टेक्स्ट में क्या आता है? रिच के बाद में इन आता है। क्लियर? तो यहां देखो, रिच इन विटामिन सी यानी संतरे जो हम ऑरेंज खाते हैं उनपे विटामिन सी ज्यादा होता है, कंटेनिंग अ लॉट ऑफ समथिंग, प्रोवाइडिंग समथिंग, राइट? तो रागी खाएंगे तो रागी में फाइबर बहुत ज्यादा होता है। इट इज ऑल्सो रिच इन फाइबर, ठीक है? अब आप ये सोचोगे कि फाइबर का हमारी बॉडी में क्या काम है, ठीक है? हम क्यों ज्यादा फाइबर लें? तो एक्चुअल में बच्चे फाइबर बॉडी में बहुत जरूरी होता है। हम इसको ऐसे समझते हैं कि फाइबर जो होता है ना वो हमारी बॉडी में एक तरह से झाड़ू लगाने का काम करता है, यानी जो भी एक्स्ट्रा जो चीजें सड़ रही गल रही पड़ी होती है ना उनको हटाता है वो, ठीक है? वो किसके साथ जाता है? फाइबर के साथ जाता है। क्लियर? इसको भी समझना है। फिर देखो, एंड, ठीक है? अब ये एंड क्या है? एंड जो कंजक्शन है यहाँ पर, यहाँ इसके बाद में जो वर्ब आनी है उसका सब्जेक्ट कौन है? एंड इन वेट लॉस, वेट लॉस में कौन हेल्प करता है? कौन वेट लॉस में हेल्प करता है? रागी हेल्प करता है। तो रागी हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है। क्या है मेरे बच्चे? सब्जेक्ट।
अगर रागी हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, इट इसके लिए प्रोनाउन यूज हुआ है और इट कैसा प्रोनाउन है, सिंगुलर है, तो इस केस में एंड के बाद में जो वर्ब आनी है वो क्या होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, सिंगुलर। तो हेल्प और बेनिफिट दोनों ही नहीं आएंगे, ये दोनों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई है, ठीक है। सर्विसेज की यहां कोई बात नहीं हो रही है। राइट आंसर क्या होगा, एड्स। एड्स का मतलब भी एक तरह से किसी चीज में हेल्प करना, सहायता करना होता है, ठीक है। लेकिन यहां एस का आना, यहां एस आना जरूरी है। क्या है, एस का आना जरूरी है, क्योंकि यहां सिंगुलर वर्ब की रिक्वायरमेंट है। कौन से वर्ब की रिक्वायरमेंट है, सिंगुलर। क्यों, क्योंकि सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है। समझ में आया, क्योंकि सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। कोई बात नहीं धीरज, सिली मिस्टेक्स हो जाती है, मैं जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस करवाती रहूंगी ना, सारी सिली मिस्टेक्स दूर हो जाएंगी, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो रिच इन फाइबर एंड एड्स इन वेट लॉस, वेट लॉस में हेल्प करती है। एंड इट कंटेन्स, यहां से भी आप हिंट लगा सकते थे, ये देखो कंटेन्स और एड्स, ठीक है, यहां से भी आप हेल्प कर सकते थे, ठीक है। इन वेट लॉस एंड इट कंटेन्स फिलिंग द ब्लैंक सैचुरेटेड फैट्स। अब ये बोल रहा है कि ये वेट लॉस में हेल्प करती है क्योंकि इसके अंदर सैचुरेटेड फैट्स बिल्कुल कम होती है, ना के बराबर होती है, नेग्लिजिबल। क्या आएगा, नेग्लिजिबल। सैचुरेटेड फैट्स खाने से क्या आता है, मोटापा आता है। क्या आता है, मोटापा। तो यहाँ इसमें सैचुरेटेड फैट्स होती नहीं है, बिल्कुल ना के बराबर होती है, इस वजह से इसको यूज करने से मोटापा नहीं आता है। क्लियर हुआ, जो केमिकल कोई ऐड करते हैं, कोई सॉल्यूशन ऐड करते हैं, वो सैचुरेटेड फैट्स, तो यह तो बिल्कुल नेचुरल होता है, प्लांट है, इसलिए इसमें सैचुरेटेड फैट क्या होती है, नेग्लिजिबल होती है। अब यहाँ पर देखो नेगोशिएबल, नेगोशिएबल होता है थोड़ा मोल भाव करना, एडजस्टमेंट करना पैसे का, कि इतना नहीं देना ये देना, वो नेगोशिएट करना हो गया। कम्युनिकेबल, कम्युनिकेबल होता है जो एक से दूसरे में हो जाता है, संक्रामक जिसको हम बोलते हैं, जैसे कम्युनिकेबल डिजीज होती है, राइट। एप्लीकेबल यानी किसी चीज पे अप्लाई कर पाना, तो एप्लीकेबल भी नहीं होगा। यहां इस सेंटेंस से आपको समझना था एज, एज यहां पर रीजन दे रहा है ना, क्या बोल रहा है, एंड एड्स इन वेट लॉस, ये वेट लॉस में हेल्प करती है क्योंकि इसके अंदर होता है कंटेन्स, एज इट कंटेन्स नेग्लिजिबल सैचुरेटेड फैट्स। यानी कि आप खाओगे रागी, आपका पेट भरेगा, आपको फाइबर अच्छा मिलेगा, आयरन मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा, मिनरल्स मिलेंगे, प्रोटीन मिलेगा, लेकिन इसमें सैचुरेटेड फैट्स नहीं होगा तो मोटापा नहीं आएगा। वेट लॉस में हेल्प, वेट कम होगा ऑटोमेटिकली, लेस कैलोरीज जाएंगी। क्लियर। अब ये 15 क्वेश्चन मैंने आज करवा दिए, इनमें 15 में से किसी को भी किसी में कोई डाउट हो तो वो पूछ लो, और 15 में आपका जो भी स्कोर है वो भी बता दो। आज कोई टेंशन नहीं है, पहला क्लोज टेस्ट था, कम स्कोर आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे लगातार करेंगे तो स्कोर भी बढ़ने लगेगा, ठीक है। अभी 2 ही क्लास हुई है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो स्कोर भी बढ़ेगा। मेनली आपको जो मैंने 10 स्टेप्स बताए आपको उनको माइंड में रख के चलना है, बार बार उनको रिकॉल करते रहना है, ग्रामर को, कॉलोकेशंस को, फॉरवर्ड बैकवर्ड रीडिंग को, इन सभी को अप्लाई करते रहना है। और वैसे बच्चों के स्कोर भी काफी अच्छे, 11, 12, 10 सब अच्छे स्कोर आ रहे हैं। खुर्शीद कोई दिक्कत नहीं है, ये स्कोर भी कोई कम नहीं है। तुम एक काम करो, तुम बुक ले लो क्लोज टेस्ट की, वहां से इसको डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करो। अपने घर तुम्हें थोड़ा सा घर पे एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, तो एक्स्ट्रा में तुम्हें थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, तो बुक से पढ़ लो या जो लेक्चर्स हैं उनको देख लो,
थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा बच्चे। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है रोहित, ये भी कोई कम नहीं है। हाँ बिल्कुल सही बोलते हैं सर कि मेरे साथ गलती कर सकते हो, एग्जाम में नहीं। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर गलती करो कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में नहीं। यहाँ तो हमें अपनी गलतियों से सीखते चलना है। ठीक है, 10 नंबर वाले में क्या दिक्कत आई है संदीप चौधरी? इसमें कौन से ऑप्शन में डाउट है तुम्हें? वेरी गुड चंद्रशेखर, बहुत अच्छी बात है, आप तैयारी करो। सीकर तो पास में ही है, वेरी गुड। संदीप क्या डाउट है इसमें? 10 वाले में देखो, 10वां जो क्वेश्चन है उसमें सिंपली ये लिखा है कि ये जो प्रीडेटर्स होते हैं ये रेगुलर मील्स के बिना रह सकते हैं। तो अब जब हम किसी चीज को वैसे भी बोलते हैं ना कि वो इस चीज के बिना रह सकता है, तो सिंपली जो वर्ड आता है माइंड में वो क्या होना चाहिए? सर्वाइव ही होगा ना, कि वो सर्वाइव कर सकते हैं। सपोर्ट कैसे आएगा? दिस हेल्प देम टू सपोर्ट। किसको सपोर्ट करेंगे वो? उनको कौन सपोर्ट करेगा? सपोर्ट की यहाँ कोई भी बात नहीं हुई है। यहाँ देखो क्या बोला है कि ये प्रीडेटर्स बिना रेगुलर मील्स के रह सकते हैं। यही चीज हेल्प करती है उनको सरवाइव करने में। जब मौसम बहुत ही खराब होता है या फूड की कमी होती है तो इसी चीज की वजह से वो सरवाइव कर पाते हैं। बिल्कुल सही बात है, यहाँ जो गलती कर रहे हैं उनको याद रखना है ताकि एग्जाम में वो गलती ना हो। वेरी गुड, बिल्कुल नर्वस फील करने की कोई जरूरत नहीं है सचिन, तुम बहुत अच्छा करोगे। ठीक है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। सबसे पहली चीज कॉन्फिडेंस ही होती है, बाकी चीजें बाद में होती है। तो सबसे पहले खुद पे कॉन्फिडेंस रखो और जो भी तुमने पढ़ा है उसको रिवाइज करते रहो। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।